लिखिएगा, यदि कोई घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में, यदि कोई घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 8 मिनट धीमी हो जाती है, 8 मिनट स्लो हो जाती है, 8 मिनट धीमी हो जाती है, तथा इसे सही घड़ी के साथ मंगलवार सुबह 6 बजे मिलाया गया हो, तथा इसे सही घड़ी के साथ मंगलवार सुबह 6 बजे मिलाया गया हो। तो बताइए कि यह घड़ी उसी सप्ताह में मतलब उसी वीक में, यह घड़ी उसी सप्ताह में शुक्रवार मतलब फ्राइडे, शुक्रवार दोपहर 3 बजे क्या समय दिखाएगी। अभी आप लिखते चलिएगा, सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है? कभी लिखना, दोपहर 3 बजे क्या समय दिखाएगी। बेटा लिखा, शुक्रवार दोपहर 3 बजे क्या समय दिखाएगी। अगला सवाल लिखिए सर, अगला सवाल लिखिएगा, 4 घड़ियां A, B, C तथा D, 4 घड़ियां A, B, C तथा D क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली आपने क्या लिखा, 4 घड़ियां A, B, C तथा D क्रमशः क्रमशः 24 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 80 मिनट, 24, 30, 40, 80 मिनट के अंतरालों पर बजती है। मिनट के अंतरालों पर बजती, मतलब 24 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 80 मिनट के अंतरालों पर बजती हैं। यदि ये चारों पहली बार एक साथ बेटा लिखिएगा, यदि ये चारों पहली बार एक साथ, आप सामने से देख कर लिखो, 28 फरवरी 2020 मंगलवार दोपहर 3:45 पर बजी हो, दोपहर 3:45 पर बजी हो। आपने लिखा है कि यदि ये चारों पहली बार एक साथ 28 फरवरी 2020 मंगलवार दोपहर 3:45 पर बजी हो, तो बताइए कि ये छठी बार एक साथ, तो बताइए कि ये छठी बार एक साथ कब बजेंगी, छठी बार एक साथ कब मिलेंगी। बेटा लिखा, छठी बार एक साथ कब मिलेंगी। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल बोले, लिखो बेटा, अगला सवाल लिखिएगा। बताइए
बताइए बताइए कि अब बेटा सामने देखकर लिखो। बताइए कि 7:21 और 45 सेकेंड, 7:21 और 45 सेकेंड से 7:51 और 40 सेकेंड, 7:51 और 40 सेकेंड के बीच में, 7:21:45 से लेकर 7:51:40 के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार और कब कब, कितनी बार और कब कब, कितनी बार और कब कब, कितनी बार और कब कब आपस में, कितनी बार और कब कब आपस में, कितनी बार और कब कब आपस में 67.5 डिग्री, सामने से देखकर लिख सकते हो, 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री का कोण बनाएंगी, 67.5 डिग्री का कोण बनाएंगी, 67.5 डिग्री का डेविएशन बनाएंगी। बेटा कितने लिखे? 3 4 3, ठीक है। 3 सवाल ये ब्लॉक के, कोशिश करोगे कुछ कर सकते हो, मैं बताऊंगा, सारे के सारे मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप ट्राई करिए, अगर कुछ कर सकते हो तो, अगर थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो।
बेटा, कुछ सॉल्व होगा क्या? कुछ सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? चलिए हम बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अगर ट्राई करिए तो हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो परेशान मत होइए। ये आज वाली क्लास के जो क्वेश्चन आप ये नोट कर रहे हैं बेटा, इनको कहीं अच्छी तरीके से फेयर करके नोट करिएगा। मतलब रफ तरीके से नहीं कि आपने नोट किया भूल गए, है ना, ऐसा मत करिएगा। इनको जहां भी नोट करिएगा मतलब बाद में भी आप दोबारा पढ़ सकें, कुछ ऐसे तरीके से नोट करिएगा, ठीक है? दोबारा भी क्वेश्चंस को आप देख सकें। ये सारे क्वेश्चन अभी लगाने के बाद हम लोग अंधी मारने का तरीका सीखें, ठीक है? तुक्का लगाने का बहुमूल्य तरीका हम लोग इसके बाद सीखेंगे अभी। बेटा ये भी क्वेश्चन है, साथ में नोट करते रहिए, इनको निपटाना है।
नोट करिए वाले, नोट कर लिए, जल्दी करिए सर। जितने क्वेश्चन बेटा अगर आसानी से क्लिक कर पाओ तो करिएगा, जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे लॉजिक छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए मेन आपके अंदर यही स्किल आपको डेवलप करनी है कि क्वेश्चन छोड़ने की आदत आनी चाहिए, क्वेश्चन छोड़ने की आदत आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसको क्वेश्चन छोड़ने का तरीका आ गया वो पेपर क्वालिफाई करना सीख जाता है, ठीक है। यही चीजें हम लोगों के अंदर आसानी से नहीं आ पाती हैं। कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा समय दीजिए, 20 से 30 सेकंड या बहुत ज्यादा 40 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। ये मैंने एक्सट्रीम बता दिया आपको, और अगर इतने में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट, ठीक है। यही आपको हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। नोट हो गए, कुछ सॉल्व हुए थोड़े बहुत, पहला दूसरा, और देखिए क्या आइए तरीका देखते चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते चलते हैं, साथ में नोट करिएगा, समझिएगा बेटा, गौर करो। तो जैसे जो पहला वाला है इसमें ध्यान दीजिए, सबसे आखिरी अक्षर क्या है? एच, एच है। अच्छा ये जो शब्द आपको दिया था रफ, इसमें अक्षर गिनो है कितने अक्षर? 1 2 3 4 5। तो बेटा अक्षर जो है वो 5 है। अगर 5 है तो ये भी तो कह सकते हो कि जो अक्षरों की संख्या है वो विषम है, ऑड है। बताओ विषम है कि नहीं? 5 अक्षर है, विषम है, ठीक है। और आखिरी अक्षर क्या था? एच। एच की कोडिंग क्या होती है? 8। तो अगर मैं आपसे करूं एच की कोडिंग 8 होती है, तो 8 में अगर 7 का गुणा करें तो क्या 56 आ रहा है? या ये भी कह सकते हो 8 में 7 का गुणा किया क्या आ रहा है? 56। 7 का गुणा कहां से हुआ? ये इधर से हुआ कि अगर अक्षरों की संख्या बेटा, अगर अक्षरों की संख्या, अगर अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या अगर सम है तो फिर गुणा होगा 8 का, और अगर अक्षरों की संख्या विषम है तो गुणा होगा 7 का। ये हमने आपको कहां से बताया? ये पूरी कहानी देखने के बाद आपको बताया कि अगर अक्षरों की संख्या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अगर ऑड है, सॉरी इवन है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, और अगर अक्षरों की संख्या विषम है तो मल्टीप्लाई बाय 7। चेक करिए ये जो जुगाड़ हमने बताया क्या ये सब में काम कर रहा है? तो देखिए इसमें अंतिम अक्षर एच था, एच की कोडिंग कितनी होती? 8। तो बेटा 8 में 7 का गुणा किया, आखिरी अक्षर जो है उसकी कोडिंग तो निकालनी है बेटा, आखिरी अक्षर जो भी है उसकी कोडिंग तो आपको निकालनी है, और उस कोडिंग में गुणा कितने का होना है? तो अगर अक्षर 5 है मतलब विषम संख्या में है तो गुणा 7 का कर दो। अच्छा इसमें देखो तो ई की कोडिंग कितनी होती है? 5। अब गिनो जरा इस 9 में अक्षर है कितने? अक्षर कितने? 4। अभी बताओ 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर सम होता है कि विषम? सम। और अगर सम है तो गुणा कितने का होगा? 8 का। तो 5 में 8 का गुणा कर दो, 40 आ गया कि नहीं आया? ठीक है। इसी तरह से अगला देखो बेटा, अगले में क्या कहा गया बच्चों? अगला देखो, अगले में देखो क्या? हाँ लेटर 4 है, तो अगर 4 लेटर है तो जो 4 होता है वो इवन की ऑड? इवन। और अगर इवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 8। सम मतलब इवन। अगर नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट अगर इवन होते हैं तो इवन में मल्टीप्लाई कितने का? 8 का। और नंबर ऑफ लेटर्स अगर ऑड होते हैं तो मल्टीप्लाई कितने का? 7 का। तो बेटा 4 अक्षर थे इसलिए गुणा कितने का किया? 8 का। जरा देखो n की कोडिंग कितनी होती है? 14। अच्छा 14 में 7 का गुणा करके तो आया होगा। अब यार ये 7 का गुणा कैसे कर दिया? तो ध्यान दो बेटा, गौर करना बेटा, अक्षर गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 9 अक्षर। कितने अक्षर है? 9। तो अगर बेटा 9 अक्षर है तो अक्षरों की संख्या विषम है ना,
और अगर विषम है तो गुणा कितने से हो रहा है? 7 से हो रहा है। तो बात को समझने का प्रयास करिए। हमने आपको क्या बताया कि कभी गुणा 7 का तो कभी गुणा 8 का, कभी गुणा 7 का तो कभी 8 का, कभी 7 का तो कभी 8 का। समझ रहे हैं? तो अगर आप देखोगे तो कभी 7 का कभी 8 का, तो ये 7 और 8 का गुणा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि अगर अक्षरों की संख्या सम है तो 8 का गुणा, और अगर अक्षरों की संख्या विषम है तो कितने का गुणा? 7 का। सर्किट टी में कोडिंग कितनी होती है? 20। इसमें अक्षर कितने? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है। 5 अक्षर तो ऑड होते हैं विषम, और विषम मतलब गुणा कितने का? 7 का। तो 20 गुणे 7 कर दीजिए, आंसर आ रहा है 140। हाँ लोग कितने लोगों का मैच किया? 1 2 3 4 5, बस चलिए शाबाश। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा चेक करो, ये जो लॉजिक आपको बताया है, क्या इस लॉजिक से ये आखिरी वाला भी सही बैठ रहा है क्या? n की कोडिंग कितनी होती? 14। बेटा 14 8 112। अब यार 14 8 क्यों कर दिया भाई? तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6। अक्षरों की संख्या कितनी है? सम। और अगर अक्षरों की संख्या सम है तो गुणा कितने का होगा? 8 का। क्या बात थोड़ी बहुत बल्ले पड़ी? नहीं बल्ले पड़ी। सही क्या? 9 में 5 का नहीं किया, 8 का किया। ये 5 आया कहां से? इंपॉर्टेंट बात ये है। आपको लग रहा है 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का नहीं किया। बेटा लास्ट वाला जो लेटर है उसकी कोडिंग लिखी है पहले, लास्ट वाले लेटर की कोडिंग। तो ई की कोडिंग क्या होती है? 5। तो ये है वो 5, ये है वो 5। अब मल्टीप्लाई कितने का हुआ? 8 का। ये 8 का क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? इवन। क्या समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? अरे बोलो। ये हमने आपको एक कैटेगरी बताई है। आपको बता दें इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक? तो हमने जैसे लिया 7 8, तो हो सकता है कि एग्जाम में वो 4 5 ले ले, 3 4 ले ले, या हो सकता है 6 7 ले ले। मतलब जो भी 2 नंबर यूज करेंगे उसमें एक नंबर इवन लेंगे, एक ऑड लेंगे, ऐसा ही होगा। हमेशा ध्यान रखना, एक सम लेंगे, एक विषम लेंगे। चेक करो बेटा, जब सम था तो हमने 8 का गुणा किया, विषम था तो 7 का किया। एग्जाम में ध्यान रखना, कभी कभी जरूरी नहीं कि 8 7 ही हो। एग्जाम में क्या करेंगे, वो कभी कभी 8 9 भी ले सकते हैं, कि कभी गुणा 8 का, कभी गुणा 9 का, वो ये भी कर सकते हैं। तो आपको पकड़ना होगा, लॉजिक आपको इसी तरीके से ढूंढना होगा बेटा। और हाँ, ये हमने एक पैटर्न का क्वेश्चन इसलिए बताया कि अब आप अलर्ट हो गए कि सर ऐसा भी होता है, इसका मतलब क्या मैं समझ रहा हूं? मैं आपको बस यही सिखाना चाह रहा हूं कि बेटा पेपर में ऐसा भी होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, पूरे चांसेस हैं। तो आपको ये लॉजिक लगाना है। आओ आते हैं इस पे। चलो पहले इसी को निपटा लेते हैं। देखो बेटा, अगर ध्यान दो बेटा, गौर करो जल्दी से कि ये जो टी शब्द लिखा है, टी शब्द के आखिरी के 2 अक्षर, आखिरी के 2 अक्षर, आखिरी के 2 अक्षर क्या है? ई ए। तो देखो अगले की शुरुआत इन्हीं 2 से हुई है। टी शब्द में आखिरी के 2 अक्षर क्या है? ई ए। तो अगले की शुरुआत ई से हुई। अब जरा ई शब्द में देखो आखिरी के 2 अक्षर, आखिरी के 2, लास्ट 2 80 है। देखो अगले की शुरुआत 80 से हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब ये अटेंशन बन गया। अब अटेंशन में देखो आखिरी के 2 अक्षर कौन है? ओएन। देखो अगले की शुरुआत ओएन से हुई। नहीं समझ में आया? तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा उसकी शुरुआत किससे होगी? एनी से। तो निश्चित रूप से जो आंसर होगा वो एनी से शुरू होना चाहिए। चेक करो ऑप्शन कौन सा, बताओ। चौथा नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? क्या दोबारा से बता दें एक बार भैया? क्लियर? दोबारा बता दें, क्लियर हुआ कि नहीं? सही? अरे बताओ, बहुत मुस्कुरा रहे भाई। चलो खैर, यहां पे आ जाओ बेटा। ये वाला सवाल हो गया था, चलिए देख लेते हैं। सब तरीका समझो बेटा, इसमें ध्यान दो। जैसे हम तुमसे ये कहें कि सबसे पहले एम लिखा है, तो एम को इन्होंने किससे दिखाया? तो बेटा देखो एम को इन्होंने हैश से दिखाया सर, ओ को बेटा इससे दिखाया है, टी को बेटा इससे दिखाया, आई को इससे दिखाया है, ओ को इस निशान से दिखाया और एन को इस निशान से दिखाया। ऐसे ही तो है। अच्छा इसमें भी देखो, तो टी को इन्होंने दिखाया है कॉपीराइट से, ओ को इससे दिखाया है, यू को इससे दिखाया है, जी को इससे दिखाया और एच को इससे दिखाया। चलो हमने इनकी बातें समझ ली, सारी बातें हमने समझ ली। अब देखते हैं ये कोड बनाए कैसे इन्होंने, आइए वो देखते हैं। तो कोड बेटा इन्होंने बनाए कैसे, समझिएगा जरा। कोड इन्होंने बनाए कैसे, ध्यान दीजिएगा कि जो 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, इनके कोड तो आप इनमें से ढूंढ के लिख लो।
तो इनके बड़े आसानी से लिख लोगे। देखो कैसे, गौर करो। जैसे ये मोशन लिखा था तो इसमें जो ओ है, ओ को किस निशान से दिखाया गया, बड़ा या बराबर, यही ना भाई। ओ सेकंड नंबर पे, ये निशान सेकंड नंबर पे, तो इधर ग्रेटर और इक्वल, बड़ा या बराबर। हाँ बेटा, आई, आई चौथा अक्षर है, चौथा बोलो बराबर, सही बात है। अच्छा, ओ बड़ा है, ओ किससे दिखाएंगे, ओ, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या आपने? हाँ हाँ, एक मिनट को, ए में लिख दिया। अब सही है, अब सही है भैया। अच्छा चलिए यहाँ पे आ जाओ बेटा, बात करते हैं ओ की। तो ओ तो यूज कर चुके हो, यू की बात करो। यू तीसरा अक्षर है, और तीसरा अक्षर है तो तीसरा कोड क्या है, बड़ा, तो यू का लिख दो बड़ा, ग्रेटर, सही है। अब और ए का ढूंढो पूरे में, ए का, तो ए यहाँ पर है। ई और ए दोनों ही देख लो, बल्कि ई का क्या है, ई का छोटा, सही। और बेटा ए का क्या है, ए का बड़ा या बराबर। अब आपको विद्या रानी की कसम सही से बताना, क्या ये जो हमने कोड ढूंढ के लिखे हैं, क्या ये समझ में आया? नहीं आया? एक बार दोहरा दे, आ गया भैया लोगों, क्लियर? क्या बात है। चलिए फिलहाल कोड पता चल गया। अब देखिए ये जो स्वरों के कोड थे, वॉवल्स के थे, कॉन्सोनेंट के साथ क्या किया गया, व्यंजनों के साथ क्या किया गया, तो ध्यान देना बेटा। हमारी जो एबीसीडी होती है वो ए से लेकर जेड तक होती है, इसको क्या किया, पूरी एबीसीडी को बीच से आधा किया। तो ये है फर्स्ट हाफ, ये है सेकंड हाफ, मतलब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। पहला वाला आधा टुकड़ा, दूसरा वाला आधा टुकड़ा। जो पहला आधा टुकड़ा होगा वो बेटा ए से लेकर एम तक का होगा, और जो दूसरा आधा टुकड़ा होगा वो एन से लेकर जेड तक का होगा। होगा कि नहीं होगा? सही बात है। अच्छा तो इसमें हो क्या रहा है कि जो ये पहले वाले आधे इस हिस्से में, इस हिस्से के जो जो व्यंजन है, इस हिस्से में जो जो कॉन्सोनेंट आएंगे उनको दिखाया जा रहा है हैश से, इस निशान से, और इस हिस्से के जो व्यंजन आएंगे उनको दिखाया जा रहा है इस निशान से, कॉपीराइट से। और चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है। देखो बेटा, जैसे हम बात करते हैं एम को, तो एम देखकर बताओ पहले हिस्से में कि बाद वाले में, पहले वाले में। तो पहले में व्यंजन है ना, व्यंजन, तो एम को दिखाया गया हैश से। तो पहले ये देख लो कि इसमें व्यंजन है कौन कौन से, व्यंजन कौन कौन से। देखो एक तो एम है कॉन्सोनेंट, टी है, एन है, यही तो है व्यंजन। अच्छा तो देखो कि एम जो है हमारा वो पहले वाले हिस्से में है, तो उसको हैश से दिखाया। अच्छा टी की बात करो, टी किसमें, पहले की बाद में, बाद में। किससे दिखाएंगे, कॉपीराइट से। देखो बच्चों टी को कॉपीराइट से दिखाया है कि नहीं दिखाया। अब एन को देखो, एन किस वाले हिस्से में, आगे में कि पीछे में, पीछे में। अरे एन पीछे में, किससे दिखाएंगे, कॉपीराइट, सही है। इसी तरह से आ जाओ टफ में, तो टी की बात करो, टी किसमें है बेटा, टी देखिए तो आगे में पीछे साइड में, टी इसी में तो मिलेगा। टी सबको पता है बात कि नहीं? अच्छा टी इसी में मिलेगा, तो बेटा किससे दिखाएंगे, कॉपीराइट से। अच्छा ये जी और एच किस में मिलेंगे, पहले वाले में, दोनों को हैश से दिखाएंगे। क्या बात समझ में आ गई पूरी तरह से? चलो आंसर में हमारी मदद करो, आंसर में हमारी मदद करो। एल के नीचे निशान क्या, हैश। ई के नीचे, ई के नीचे, ई स्वरों के लिए बात कुछ और कही गई है, छोटा ए बड़ा या बराबर, डी व्यंजन है, डी व्यंजन है, हैश। आई बराबर एन व्यंजन है, व्यंजन, कॉपीराइट ना, गुड। जी अच्छा एस, क्या बात समझ में आ गई, गड़बड़ तो नहीं होगा, क्लियर है? व्यंजनों के लिए क्या और स्वरों के लिए क्या, क्लियर है सर? चलिए यहां पर आते हैं। तो अगर तुम हमारी नजर से देखो तो ये जो RSIFT लिखा है ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट, ये अनस्क्रैम्बलिंग करनी इनकी, तो FIRST। ये अगर अक्षरों को आप सही तरीके से व्यवस्थित करो, ये अक्षर आपके उल्टे पुल्टे लिखे हैं, तो इनको अगर आप इनको जबलिंग, इनको मतलब सही तरीके से रीअरेंज करते हो, पुनर्व्यवस्थित करते हो, तो क्या एक अर्थपूर्ण शब्द फर्स्ट बन जाएगा? तो चेक करो, उधर बनाओगे तो शायद लास्ट बन जाएगा। बताओ क्या फर्स्ट का ऑपोजिट, फर्स्ट का विपरीत लास्ट होता है? अब इन अक्षरों को अगर सही तरीके से सजाओ, ओपन, उधर पर क्या, शट, क्या ओपन का विपरीत होता है? अगर होता है तो फिर ये क्या लिखा है, स्मॉल। क्या लिखा है बेटा, स्मॉल का विपरीत लार्ज। क्या ये लार्ज बनेगा? पक्का। क्या अक्षर जो है इनसे बन जाएगा? यहां पर देखोगे क्या बनेगा,
हेट, नॉट हीट। क्या बनेगा? हेट। बनने को हीट भी बनेगा, लेकिन हीट का ऑपोजिट नहीं मिलेगा। तो हेट का ऑपोजिट क्या होगा? तो बेटा बताओ, क्या किसी ऑप्शन से बन सकता है? कोई ऐसा ऑप्शन जो ये शब्द बना दे? कौन सा? थर्ड। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आई? क्या दोहराने की आवश्यकता? दोहराएं ना दोहराएं? क्लियर? अब इसको हटा सकते हैं। देखो, हैं रोचक एवं रोमांचक। गलत तो नहीं बोला था? गुरु जी जो कहते हैं वही होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको भैया जल्दी नोट करो, फिर इसको हटाए, फिर आगे बढ़े। ठीक, रब कर दें। तुम लोग के नोट करने की स्पीड धीमे है कुछ, हाँ? ऐसा नहीं लगता तुम लोग? नहीं लगता है? हमको तो लग रहा है। चलिए, क्या नहीं हो जाती, दिक्कतें आ जाती है। देखो होता क्या कि अभी पिछले 1.5-2 साल से 1-1.5 साल से यूनिवर्सिटी के पेपर देने को मिल नहीं रहे। तो अच्छा, जब पेपर यूनिवर्सिटी को देने को मिलते हैं तो व्यवस्था के चक्कर में तेजी से लिखना पड़ता है, क्योंकि उतनी देर में सारी व्यवस्था करवाते हैं वो लोग। तो इस चक्कर में स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन स्पीड अच्छी होती है। 1-1.5 साल से स्पीड सब बेकार हो गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले तो ऐसे ही पास कर दे रहे हैं। चलिए, क्या तो स्वकेंद्र परीक्षा जिनके जिनके में होती है उनकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी होती है, ऐसा सर्वे के दौरान पाया गया है। कि जिनके में स्वकेंद्र व्यवस्था होती है, मतलब सेल्फ सेंटर, या जिनके में व्यवस्था होती है, जिनके में भी उनकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी होती है, ऐसा सर्वे में पाया गया है। समझे? अब ये कैसे पाया गया ये हम जान नहीं पा रहे। कहो तुम लोग जान पा रहे हो? नहीं जान पा रहे हो? सब जान रहे हो, तुम दुनिया चलाए हो। को बता रहे हो, गैया बने बैठे हो हैं? कह रहे सर ये सब क्या होता है? तो तुमको पता ही नहीं व्यवस्था ये क्या होता है सर। चलिए, क्या कोई बात नहीं, चलिए मुद्दे पे आते हैं। हम भी कभी कभी ड्यूटी दी है, फंस गए चक्कर में। हमारी भी ड्यूटी लगी 1-2 बार, हमने तुरंत हाथ जोड़ लिए कि दोबारा कभी बीएससी वालों में ड्यूटी नहीं लगवाएंगे। अरे मित्र का कॉलेज था, तो बोले पढ़ाते हो? बोले एक काम करो, फिजिक्स का पेपर और मैथ्स का पेपर सॉल्व करवा दो। हम भी बड़ी अम्मा बन के पहुंच गए। भाई साहब जो दुखी किए गए, समझ लो, ये बिल्कुल ये समझ लो, लड़कों को ये तक नहीं आता था, अगर उनसे क्वेश्चन बोल दो देखो x² + 2x5 नहीं लिख पाते, ये तक नहीं आता था। भाई साहब ये तक नहीं लिख पाते थे। लिखना है फिजिक्स में सिग्मा या रो लिखना है, या श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है, या आपको मैक्सवेल इक्वेशंस प्रूव करवानी है, कुछ भी, उनको कुछ भी नहीं आता था। ये दिक्कत, हाँ वो हिंदी में सिग्मा सा पे ई की मात्रा, सॉरी नकल कराने में पसीने छूट गए थे, बुरा हाल हो गया था। ऐसे एक बार बीएड के पेपर में मेरी ड्यूटी लगी, बीएड का पेपर चल रहा था, नहीं होता ये एंट्रेंस क्या बोलते हैं, इसमें ड्यूटी लगी। तो इत्तेफाक से एक स्टूडेंट हमसे पढ़ा हुआ वो हमारे क्लास में था। तो अब मजबूरी है कि स्टूडेंट है, वो हमको पहचान रहा है। गुरुजी हमने समझ के क्या करना है हमें। अब समझ लो एक के चक्कर में पूरी क्लास का भला करना पड़ा, पूरी क्लास में, क्योंकि अगर एक को बताएंगे तो बाकी सब कंप्लेन कर देंगे, तो गुरुजी की घटिया खड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, सब चुपचाप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठो, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो हमने उस दिन रीजनिंग ही पढ़ाई थी पूरी उसमें। एनीवे, चलो बेटा, आपने क्लॉक के कुछ सवाल लिखे। लिखिए, पहला सवाल आप लोगों से मुस्कुरा कर क्या कह रहा है, बताओ। कितने मिनट में? हर 12 घंटे में। अच्छा, आपने हमसे ये कहा सर कि जो घड़ी है इसमें बीमारी है, छोटी सी खराबी है, हर 12 घंटे में 8 मिनट लेट हो जाती है। अच्छा बेटा, 8 मिनट अगर धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, लेट हो जाती है, इसका मतलब माइनस कर दे। माइनस मतलब धीमे होना, और बेटा अगर घड़ी तेज हो रही होती तो प्लस कर देते। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। हर 12 घंटे में इतना, तो हर 1 घंटे में कितना? क्या बेटा इसको ये कह सकते हैं कि नहीं? बच्चा इसको थोड़ा सॉल्व कर ले अगर, तो क्या इसको ये भी कह सकते हैं माइनस का 2/3 मिनट? बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? ठीक, हर 1 घंटे में इतना धीमे होगी। चलो अपने समझ लिया। अब इस घड़ी को सही घड़ी के साथ मिलाया गया है, सही घड़ी के साथ इस घड़ी को मिलाया गया है। मिलाया कब किया जरा बताओ? मंगलवार सुबह 6 बजे बेटा।
मंगलवार सुबह 6 बजे मिला दिया। अच्छा, घड़ी मिलाने का मतलब ये होता है कि जैसे सही घड़ी में इस समय 8 बज रहा है तो हम भी अपनी घड़ी में 8 बजाकर मिला देते हैं, इसको कहेंगे मिलाना। तो बेटा आपने सही घड़ी में जब 6 बज रहा था तो इस घड़ी में भी हमने मंगलवार का सुबह का 6 बजा दिया। बेटा दोनों घड़ियां मिल गई कि नहीं मिल गई? दोनों में बिल्कुल बराबरी का समय। अब जो सही घड़ी है वो तो बेटा सही तरीके से चलेगी, और जो ये वाली घड़ी खराब वाली है इसमें बेटा ये बीमारी असर करेगी, जो बीमारी थी वो असर करेगी। चलो कोई बात नहीं, करने दो। और हमने कहा कि इसको बीमार होने दो और इसको सही चलने दो। फिर हमने कहा कि हम सीधे जाके चेक करेंगे। कब चेक करें? शुक्रवार दोपहर 3 बजे चेक करें। अच्छा बेटा, जब दोपहर 3 बजे हमने चेक किया, जब दोपहर 3 बजे चेक किया तो आप बताइए, जब सही घड़ी में दोपहर का 3 बज रहा होगा, मतलब मंगलवार से शुक्रवार इतना दिन गुजर गया, तो इतने दिन गुजर गए तो बताइए उसमें कुछ बीमारी ने असर किया होगा कि नहीं? तो घड़ी जो वो खराब वाली घड़ी थी, क्या वो भी 3 ही बजा रही होगी कि 3 से कुछ ज्यादा कि 3 से कम? सोच लो, पक्का कम, क्योंकि उसमें बीमारी फास्ट होने की थी कि स्लो होने की? स्लो होने की थी। तो हम ये देख लेते हैं कि सर कितने घंटे गुजर चुके हैं, आइए देख लेते हैं। तो मंगलवार सुबह 6 बजे से लेकर शुक्रवार दोपहर 3 तक कितने घंटे? तो बेटा मंगल के बाद तो बुध भी आया होगा रास्ते में, तो बुधवार का जब सुबह 6 बजा होगा, 6 बजा होगा, तो क्या मंगल से बुध क्या 24 घंटे हो गए? अच्छा, बुध के बाद बेटा बृहस्पतिवार भी बचा आया होगा, सुबह का 6, बेटा 24 घंटे हो गए। अच्छा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार का भी सुबह का, सुबह का, अरे बोलो, सुबह का 6 बजा होगा कि नहीं? अब शुक्रवार सुबह 6 से लेकर दोपहर 3 तक, सुबह 6 से कितने हो गए? 9, ठीक है, 9 घंटे, 9 घंटे हो गए। बेटा कितने घंटे गुजर चुके हैं? बोलो, 81 घंटे गुजर चुके हैं। तो बेटा 81 घंटे अगर बच्चा गुजर चुके हैं, 81 घंटे, तो क्या 81 घंटों में कुछ फर्क पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि हर 1 घंटे में वो वाली घड़ी कितना धीमे होती है? 2 बेटा 3 मिनट। तो बेटा 81 घंटों में कितना असर हुआ होगा? तो माइनस का 2/3 गुणे 81, क्या कितना असर हुआ होगा? 57, क्या 54 मिनट का असर हुआ होगा? तो बेटा 54 मिनट का असर हुआ होगा, मतलब 54 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। तो क्या करें, वो जो 54 है वो 54 बढ़ा दें कि कम कर दें? कम कर दें, क्योंकि भाई माइनस का चल रहा है। तो बेटा अगर इसमें 3 बजा था तो 3 बजे से 54 घटा दोगे, तो बेटा 3 बजे से 54 घटा दोगे, 54 मिनट 2:06 मिनट। तो आंसर रहेगा तो शुक्रवार का दोपहर का रहेगा बेटा 2:06 मिनट। आंसर आएगा 2:06 मिनट। क्या बात सही है? ठीक है, चलिए इसको जल्दी नोट करना हो नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल में। मतलब पहले 24 घंटे में आपने कितना कम किया? 16 मिनट, बिल्कुल सही बात। हाँ, 16 3 बार, 12-24। देखिए आपने क्या किया है कि आप एक दिन का माइनस कर रहे हैं, मैंने इकट्ठा माइनस किया। आप अगर एक दिन का करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या, ध्यान देना कि जब आप पहले 24 घंटे गुजार लोगे, जब इसमें बजेगा वेडनेसडे का सुबह का 6, तो वो घड़ी जो है वो 16 मिनट धीमे हो चुकी होगी, तो उसमें बज रहा होगा वेडनेसडे का ही 16 मिनट कम कर दो, तो 5:44 मिनट। फिर उसके बाद में क्या किया, फिर 24 घंटे बढ़ाओ, तो जब 24 घंटे बढ़ाओगे तो बृहस्पतिवार का जब सुबह का 6 बजेगा तो उसमें फिर 16 मिनट कम करोगे, 16 मिनट कम कर दोगे। जाहिर सी बात है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे बज रहा था आपका कितना? 6, तो वहां पर 6 नहीं बजेगा। अब 6 से पता है आप केवल 16 नहीं माइनस करोगे, 32 माइनस करोगे। हाँ, 5:28, सही बात है। फिर जब आप इसमें आओगे बेटा, तो फिर जब इसमें आओगे तो 6 बजेगा, तो अब यहाँ पर जब आओगे तो 6 नहीं बजेगा, 48 मिनट माइनस होगा। 6 बजे में 48 माइनस करिए, 5:12 हो गया। ठीक है, जब आप अब यहाँ से आगे का सफर तय करते हो तो कितने घंटे हुए? 9 घंटे, 9 घंटे हुए ना। तो 9 घंटे के हिसाब से अब उसी में तो माइनस करोगे, तो हाँ, तो कितना 12 आ गया था।
12 मिनट हुआ ना अभी तक, तो नहीं यहाँ तक 12 मिनट हो गए, जैसे 5:12 ना, तो अब आप जब यहाँ पर 3 बजा था तो 6 मिनट माइनस कर दोगे, तो जाहिर सी बात है अगर 6 मिनट माइनस करोगे, नहीं कुछ हमने घटाने में गलती की होगी, आएगा यही घटाने में हमने कुछ गलती की होगी। हाँ हाँ हाँ, तो बच जाएगा वहाँ पर 12। अपने जब 6 मिनट माइनस होगा तो 2 6 ही तो आएगा, क्योंकि 2 बज के 6 मिनट आप ले रहे हैं, आप वहाँ नहीं ले रहे हैं, 5 मिनट ले लेंगे, आगे का 12 मिनट बस 2 बजे लेंगे ना टाइम, टोटल तो 3 से पीछे आ रहे ना। हाँ 3 से पीछे है देवी जी, ये 3 था, 3 से ऊपर नहीं जाए, 3 से नीचे आ रहे ना, 3 से पीछे आएंगे, अल्टीमेटली यही तो पहुंचे। सही है, 2 6 ही आएगा, सही है सर, 2 6 ही आएगा। तो इससे बचने का हमने रास्ता आपको बताया है सामने। क्या रास्ता बताया बेटा, कि आप थोड़ा थोड़ा कम करने के बजाय पूरा इकट्ठा देख लो कि कितने घंटे का समय गुजर गया। तो बेटा कितने घंटे का समय गुजरा, 81 घंटे। तो बेटा अगर 1 घंटे में इतना तो 81 घंटों में कितना, अब ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो सीधे सीधे आपने कितना माइनस कर दिया, 54 माइनस कर दिया सर। क्या बात समझ में आई, क्लियर? अच्छा, यही अगर घड़ी में बीमारी होती फास्ट होने की, तो ये जो 54 निकाला है, इस 54 को प्लस करते कि माइनस करते, प्लस कर देते। आइए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या था, बताइए। अच्छा 4 घड़ियों वाला है क्या? अंतराल बेटा कितने कितने फिर से बताना, 24, 30, 40। अच्छा वेरी गुड। अच्छा, ये जो सवाल अगला वाला आपको बोला गया है, ये आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से है जरूर क्लॉक का, लेकिन इस सवाल की हकीकत ये है, ये सवाल क्लॉक का भी है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपका एक होता है मैथ्स में, उसका भी है, और साथ ही साथ ये सवाल आपका कैलेंडर चैप्टर का भी है। ये एक सवाल में आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, आपसे हकीकत में हमने 3 चैप्टर पूछे हैं। इस एक सवाल में 3 चैप्टर पूछे हैं। आइए देखते हैं कैसे। 4 घड़ियां दी हैं ए बी सी डी, इनके जो ड्यूरेशन दिए अंतराल वो कितने कितने दिए बेटा, 24 मिनट, 24 मिनट के बाद 30 मिनट ना, हाँ 30 मिनट, 40 मिनट बेटा, 80 मिनट। सही है, इनका एलसीएम निकालो कितना, 240। याद आ गया कि नहीं? हाँ, तो इनका एलसीएम आया 240 मिनट। अगर बेटा मिनट मिनट का एलसीएम है तो मिनट ही तो होगा। अब देखो ध्यान रखना, आपके मैथ्स में जब ये सवाल पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि चारों घड़ियां अगर कितने बजे एक साथ में बज रही हैं, तो बताओ ये दोबारा कब बजे, दोबारा एक साथ। तो वहां तो वो बच्चों वाला सरल सवाल होता है कि दोबारा कब, तो बस अब ये 240 मिनट जोड़ करते आंसर आ जाता है। सही बात है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ऐसे ही एक सवाल मैथ्स में और पूछा जाता है, जब 4 लड़के दौड़ते हैं, एक मैदान है, ग्राउंड है, उसमें 4 लड़के हैं, उनका नाम है सोनू, मोनू, टोनू, चोनू, कुछ भी मान लो। लड़का सोनू जो है वो मैदान का एक चक्कर लगा लेता है 25 मिनट में, मोनू जो है वो एक चक्कर लगा लेता मान लेते 30 मिनट में, और जो अगला है वो इतनी देर में, और अगला जो है वो इतनी देर में। तो जब चारों को एक साथ दौड़ाना शुरू किया, जब एक साथ खड़े करते हो, फायरिंग करते हो, तो तब तो चारों बराबरी के होते हैं ना। अब जब दौड़ना शुरू करते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं मैदान में, चक्कर लगाते 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 लगाते, कई चक्कर लगाते लगाते, सर बीच में कभी एक ऐसी भी तो स्थिति आएगी जब चारों फिर एक साथ दिख रहे होंगे। तो वही पूछा जाता है कि बताओ चारों फिर एक साथ कब दिखेंगे। तो वो सवाल जो होता है वो यही सवाल होता है। सेम क्वेश्चन है मैथ्स में, एलसीएम एचसीएफ में वो जो सवाल होते हैं वो यही सवाल होते हैं बेटा। तो पूछा जाता है कि बताओ कब एक साथ दिखेंगे। तो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? सॉल्व करने का बेटा तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहला काम करना होता है कि एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम निकालोगे तो बेटा एलसीएम कितना आया, 240 मिनट। तो हर 240 मिनट बाद, हर 240 मिनट बाद ये तीनों घड़ियां एक साथ मिलेंगी। हर 240 मिनट बाद ये तीनों घड़ियां एक साथ मिलेंगी या एक साथ बजेंगी। ठीक, हर 240 मिनट में। क्या इस 240 मिनट को घंटे में बदल सकते हो? अगर बदल सकते हो तो क्या कह सकते हो बताओ? कितने घंटे? 4 घंटे कह सकते हो कि नहीं? 60 का भाग दे दो, 4 घंटे आ गए। तो हर 4 घंटे बाद एक साथ मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सवाल को। जो मैथ्स में आता है थोड़ा सरल तरीके से आता है कि बताओ अगर पहली बार इतने बजे मिली है तो दोबारा कब मिलेगी। तो बस आप एक बार जोड़ लेते थे उसमें। हमने जो आपसे पूछा है सवाल को थोड़ा सा कठिन कर दिया है। तो ध्यान देना, पहली बार एक साथ कब, बताओ
डेट बताओ, डेट से शुरू करो। डेट 28 फरवरी 2020 मंगलवार दोपहर 3:45, यही था बेटा, दोपहर 3:45 पर एक साथ मिली। ठीक, कितने बजे मिली? चलो पहली बार मिल गई। हमसे कौन सी बार मांगा है? छठी बार। तो अगर छठी बार मांगा है तो आपको टोटल 6 बार चाहिए। तो 6 बार में से एक बार तो यहाँ पर मिल चुकी ना, तो बेटा कितनी बार की और जरूरत है? 5 बार की और जरूरत है बेटा। तो 5 बार की और जरूरत है, तो हर एक बार मिलने के लिए 4 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चों 5 बार और मिलने के लिए क्या कितने घंटे लग जाएंगे? कितने घंटे? 20 घंटे और लग जाएंगे। तो बेटा आप इसमें अगर तुम्हें छठी बार की आवश्यकता है तो आप 20 घंटे और जोड़ लो। बेटा 20 घंटे जब तुम जोड़ोगे तो कितना होगा? बोलो बेटा भाई, सबसे पहले 12 जोड़ लें, तो 3:45 में 12 जोड़ेंगे तो रात का 3:45 होगा। और उसके बाद में आप फिर जोड़ लो 8 घंटे, तो बेटा 8 3 11, तो ये आएगा 11:45 AM। आ गया? चेक करना AM ही है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे दोपहर का PM है तो दोपहर से चलते चलते रात तक जाओगे, उसके बाद फिर AM शुरू हो जाता है कि नहीं? तो ये जो समय आया ये AM का आया है। अच्छा रात को 12 बजे के बाद बेटा ये जो समय आएगा ये दोपहर ही रहेगी, मतलब दोपहर या सुबह कह सकते हैं इसको। अच्छा दिन बदल चुका होगा कि वही रहेगा? रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। दिन क्या होगा? बुधवार या वेडनेसडे। अब मेन समस्या तो यहाँ आती है, तारीख पे तारीख पे तारीख। देखो बेटा अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जैसे 28 फरवरी थी, तो रात को 12 बजे के बाद डेट बदल जाएगी। तो डेट बदल जाएगी तो बेटा 28 फरवरी के बाद अगली तारीख आ जाएगी। बताओ क्या? हाँ भाई 29 फरवरी की 1 मार्च 29 फरवरी। क्यों भाई आपने इसको 29 फरवरी क्यों कहा? कैसे पता चला? कैसे पता चला? बिल्कुल 4 से भाग दिया और भाग पूरा पूरा चला गया। अगर चला गया तो लीप ईयर, और लीप ईयर है तो इसका मतलब फरवरी में 29 तक। तो बेटा वो जो एक दिन बढ़ेगा, मतलब एक तारीख बढ़ेगी, वो 29 ही तो आएगी। सही बात है। तो आंसर जो कंप्लीट आंसर होगा दैट विल बी 29 ऑफ फरवरी, दिन वेडनेसडे, सुबह का 11:45 AM। ठीक है। अगर यहाँ पर 2020 ना होता, मान लो ना होता, 2021 होता, तो फिर ये डेट क्या लिखते? 1 मार्च लिखते। शाबाश, जल्दी से नोट करो, फिर बताओ अगला सवाल क्या है। नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके चलिए इस पर इस बात करते हैं। अगला सवाल क्या था? समय क्या था? कितना? 8:00 हाँ ठीक है, से लेकर ठीक है के बीच में, और कब कब? 67.5। ठीक है चलिए, ये नोट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। अगले वाले का आंसर आया, किसी का नहीं है? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, तरीका देखते हैं। चलिए देखिएगा सर, अगले वाले में हमने आपसे एक ड्यूरेशन बोला है, अंतराल बोला है बेटा। बोला है 7:21 से 7:51 40 सेकंड, सही ना, के बीच में। अच्छा इससे इसके बीच में ये जो दिया है, एक समय दिया है, आपको मालूम है ना घड़ी में जो समय होता है वो घंटे मिनट सेकंड तीनों में होता है। तो आगे वालों के टाइम है दैट इज इन आवर्स सर, फिर ये बाद वाला है मिनट में, और ये किस में है? सेकंड। घंटे मिनट सेकंड। बेटा ये भी घंटे मिनट और सेकंड।
तो इतने बजे से इतने बजे के बीच में घड़ी में जो घंटे और मिनट की सुइयां होंगी वो आपस में कोण बनाती है, मालूम है कि नहीं बेटा? घंटे की सुई मान लो इधर, मिनट की सुई इधर, आपस में कोण बनाती है, डेविएशन। तो ये जो कोण बनाए वो कितने डिग्री का बनाए? 67.5 डिग्री का ये कोण हमको चाहिए। ठीक, इतने से इतने बजे के बीच में ये कोण चाहिए। तो बेटा एक बात सब लोग हमको बताओ, अगर 7:21 से लेकर 7:51 के बीच में वो समय हमको चाहिए, वो टाइम चाहिए, तो वो जो समय होगा वो अगर 7:21 से 7:51 के बीच में होगा तो वो जो समय होगा वो 7 बजकर मिलेगा कि 8 बजकर कि 3 बजकर कि 4 बजकर? 7 बजकर ही होगा। अगर 7:21 से 7:51 के बीच का समय होगा तो 7 बजकर ही होगा, पक्का? तो 7 बजकर होगा तो हमने कह दिया गुरुजी देखिए इतना ध्यान रखिए, होगा 7 बजकर ही, सही है। अब 7 बजकर कितना होगा ये नहीं पता, मान लेते हैं 7 बजकर m बजे होगा, मिनट की जगह m मान लो बेटा, मान लो 7 बजकर m बजे होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 7 बजकर m बजे होगा। अगर 7 बजकर m बजे होगा बेटा तो 7 बजकर m बजे कोण बन रहा होगा, और कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा? 67.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। बस हमको ये समीकरण तैयार करना था, हमको ये इक्वेशन तैयार करनी थी, बस यही सबसे बड़ा मकसद था हमारा। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये सवाल आपको दिया होता 9 से 10 बजे के बीच में, तो वो जो समय लेते आप 9 बजकर लेते कि 10 बजकर? 9 बजकर। अगर उनको कहता कि 2 से 3 बजे के बीच में, 2 बजकर, सिंपल सी बात है सर। तो अगर बेटा इतने से इतने बजे के बीच में तो 7 बजकर m बजे और कोण कितने डिग्री का? 67.5। अब ये जो आपने एक इक्वेशन बनाया, एक समीकरण बनाया, इसको आप फार्मूले में रख दो। फार्मूला क्या होता है बेटा? 60h minus 11m upon का 2। इसी फार्मूले को रिवर्स करके पलट के भी लिखा जाता है। पलट के मतलब उल्टा करके। कैसे बेटा? कि कोण बराबर बेटा एंगल बराबर 11m माइनस का 60h अपॉन में 2। चलिए अब दोनों ही तरफ हम वैल्यू रखते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा कि जो m का मान होगा ना मिनट का, जो मिनट की वैल्यू आएगी मिनट, वो हमेशा 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 पॉजिटिव वाली ही वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेनी है। मतलब धनात्मक मान लेना है हमेशा, कभी भी ऋणात्मक नहीं लेना है। m का मान अगर कभी भी बेटा, मिनट का मान अगर कभी भी नेगेटिव आए तो m नेगेटिव में नहीं लेना है। अगर नेगेटिव में कभी वैल्यू आ जाए तो उसको छोड़ देना, मत यूज करना। तो m का मान कभी भी माइनस वाला नहीं लेना, हमेशा किस में लेना है? प्लस में। पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में लेना। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो बेटा ये जो समीकरण था, इस समीकरण को जरा इसमें रखो। तो इस फार्मूले में हम मान रखना चाहते हैं, तो बच्चा कोण की जगह रखने के लिए क्या कुछ है? कितना है? 67.5। सही बात है, बराबर 60h। अब आप भी जानते हो कि जो फार्मूला होता है उसमें h मतलब घंटे, m मतलब मिनट, सही है। अब हमको घंटे की जगह वैल्यू रखनी है, तो h की जगह इस समय में से देख कर बताओ घंटे कितने? 7 माइनस 11। m की जगह तो यही m रख दे क्योंकि m का मान तो m ही है, तो m अपॉन 2। सॉल्व करो, 2 का गुणा कर लो कि त्रियक गुणा? सुना है कि नहीं? कितना? 135 बराबर में 420 माइनस का 11 है। इधर उधर भेज लोगे तो m बराबर आएगा 385 बटे में 11। 11 पे 33, 5। ये आएगा पूरा पूरा मेरे ख्याल से। चेक करिए सही है। ये 285 आएगा क्या? 285 है या 385 बोला तो तुमने भैया, आप बेमंटी न करो। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो 285, 11 दूनी 22, 6, 11 बचे 55, 10। चेक करो क्या सही लिखा बेटा? अब सही है तो 25 सही, 10 बटे 11। तो एक तो m की वैल्यू ये आ गई। अब सर इस पूरी कहानी को इसमें भी रखो और रखते हैं। तो कोण की जगह रखने के लिए क्या कुछ है? 67.5 बराबर 11m। दोस्तों m की जगह तो यही मिनट रखोगे, m ये वाला जो भाई m का मान m ही रख दो, m माइनस 60। h की जगह घंटे बोलो बेटा 7 अपॉन में 2, तो ये गुणा कर लो 135 बराबर 11m माइनस का 420। इधर जोड़ोगे इस बार? चलो जुड़वा दो 555। तो 555 बटे का 11 भाग दे लोगे, 50 सही 5 बटे 11। तो ये आएगा सही है, ठीक? अरे भाग दे लेना, यही आएगा।
ठीक है, तो m के 2 मान आए बेटा, m के जो 2 मान आए हैं ये दोनों मान इस m की जगह रखो तो पता है आपको आंसर भी 2 तैयार होंगे। आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, आंसर भी 2 तैयार होंगे। तो बेटा पहला आंसर क्या तैयार होगा समझना, m की जगह m की वैल्यू रखनी है ये वाली, तो 7:25 सही 10/11 बजे। ये टाइम होता है, सच में होता है, एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। और दूसरा है बेटा 7:50 सही 5/11 बजे। अब ये 2 समय आ गए हमारे, इन दोनों समय पर कोण बनेगा, वही बनेगा जो हमको चाहिए था। ठीक, तो अब ये दोनों समय आ गए। अब हम देखते हैं अपना वास्तविक क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। हकीकत में क्वेश्चन था 7:21 से 7:51 के बीच में। आप बताओ बेटा 7:21 से 7:51 के बीच में इस रास्ते में क्या 7:25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, सही है सर। 7:21 से 7:51 के बीच में रास्ते में क्या 7:50 वाली बात मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोलो। तो बेटा कितनी बार बनेगा कोण? 2 बार, और वो समय है ये। क्या बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा फिर समझ में आई तो जरा एक बात का जवाब सुनो, सामने सभी लोग दे दो। यहाँ पर हमको दिया है 26 और बेटा यहाँ दिया है हमको मान लेते हैं 49। हाँ भाई, एक बार भी नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि 7:26 से 7:49 के बीच में जाओगे तो मतलब 7:26 से जब 7:49 तक जाओगे तो क्या रास्ते में 7:25 पड़ेगा क्या? सर जी वो तो निकल चुका। और 7:49 तक जाओगे तो क्या 7:50 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तब एक बार भी नहीं बनता। लेकिन हमको जो दिया था उसमें बनेगा सर, है ना? चलिए आंसर हो गया। जल्दी इसको नोट करिए, फिर अंधी मानना सीखते हैं। बस 5 मिनट का समय लेंगे आपका अंधी मारने में, तुक्का लगाना सिखाते हैं। ठीक है, रब कर दें, जल्दी नोट करो। बेटा हटा दे इसको, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ कहाँ लिखा था ये बताओ हमको। ये हाँ कर सकते, मतलब 25 मिनट पूरे पूरे। ये जो बगल में है ना इसमें 60 का गुणा कर देना तो सेकंड बन जाएगा। हाँ कर सकते बिल्कुल। चलिए बाकी आप लोग परेशान मत हो ना, ये जो क्लास में चल रही है ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगी, ठीक है? ये पूरी क्लास आपके ग्रुप में भी आएगी, तो आप बाद में भी अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं सबसे बहुमूल्य चीज सीखने के लिए, अंधी मारना तो करना। देखो वैसे तो हमको इनपुट आउटपुट क्लास देखना था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है कि इनपुट आउटपुट एक्चुअली ऐसा टॉपिक होता है कि उसके लिए पूरा 1 घंटा अकेले उसी को दें ज्यादा सही रहेगा। ऐसे टेम्परेरी बेस पे फॉर्मेलिटी के लिए हम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करवाए तो बन नहीं पा रहा था। मैंने जब बहुत मंथन किया तब समझ में आया कि इनपुट आउटपुट को छोड़कर बाकी कुछ ले सकते हैं। आपने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लगाए आज, लगाए क्लॉक के लगाए हैं, एक एचडब्ल्यू भी आपको गुरुजी ने दिया है, अब वो ये है दिया है अब, है ना? ये डिजाइन बनाओ बढ़िया सी। इस डिजाइन में आपको बताना है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, मींस स्ट्रेट लाइन, और कितनी सरल रेखाएं, सिंपल लाइन। कितनी स्ट्रेट लाइंस, कितनी सिंपल लाइन, कितनी सीधी रेखाएं, कितनी सरल रेखाएं। नोट कर लीजिए। एचडब्ल्यू है, घर पे आराम से करना, ठीक है? क्या आंसर अभी आ गया क्या? हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, हम कोई भी बात कहते हैं उसके पीछे रीजन जरूर होता है। अगर तुमसे कहा कि ये सवाल एचडब्ल्यू में है तो निश्चित रूप से ये एचडब्ल्यू लाइक ही होगा, कभी कहा है। अब तुमने सवाल का आंसर सेकंडों में निकाल दिया है,
बिना रीजन के हम कभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, घर पे ही करना, आराम से भी समय मत देना इस सवाल को। सुनो, आप जैसे अगर मान लो मैंने आपसे एक सवाल ये दिया होता, मान लो बेटा, मान लो बच्चा ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये सी, ये डी, ये ई, और आपसे पूछते कि इसमें कितनी सीधी रेखा और कितनी सरल रेखा। ये हम एक नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आप उसका भी आंसर आसानी से निकाल पाओ। जो लोग नए वाले हैं, जो त्योहार वाले हैं, वो लोग सीख सके। ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा की, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी रेखा जहां तक सीधी जाती है उस अंतिम बिंदु तक की दूरी को सीधी रेखा कहते हैं, जहां तक स्ट्रेट है। ठीक है। सरल रेखा क्या होती है? किसी भी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को मिलाने वाली दूरी को सरल रेखा कहते हैं। ये लाइन की डेफिनेशन सिंपल लाइन की आपको पढ़ाई गई। तो अगर आप गौर करो तो मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, तो बेटा एक तो AB भी है, एक AC भी तो है, क्या नहीं है? क्या BE नहीं है? ऐसे तो बहुत सारी। और अगर सीधी रेखा का है तो सीधी रेखा केवल एक है। ये कहां तक सीधी गई है? A से E तक। तो सीधी रेखा है केवल एक। अब बात आती है गुरुजी सरल रेखा तो निकाले कैसे? तो बेटा आपको बताइए, ये जो बीच में छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप इनमें आधार पर बेस के ऊपर नंबर डाल दिया करो, 1 2 3 4, बस इन नंबरों को जोड़ दो, आंसर आ गया। 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं? 10। और सीधी रेखा कितनी है? केवल एक। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं पल्ले पड़ी। और अगर आप ईमानदारी से काउंट करते तो भी 10 ही आएंगी। पता है, पहले ए के रिस्पेक्ट में काउंट करो, तो AB, AC, AD, AE। अब B के रिस्पेक्ट में काउंट करो, BC, BD, BE। अब बेटा C के रिस्पेक्ट में काउंट करो, CD, CE। अब बच्चा D के रिस्पेक्ट में काउंट करो, DE। ये लेना 10 लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी? 10। अब पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम लोग ऐसे गिनेंगे करके, इसलिए हम लोगों ने ट्रिक सीख ली। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक, तो LW है, समझ गए? ठीक है। अब आते हैं अंधी मारने का बेशकीमती तरीका। भैया हटाएं इसको। अच्छा, ये बोर्ड हम रब कर रहे थे, तो रब करते करते हमारे दिमाग में एक बात आई कि इन लोगों से अगर हम ये पूछेंगे तो ये लोग नहीं बता पाएंगे कि इसमें कितनी सीधी रेखा है। बता लोगे? 2 पक्का। अगर सीधी रेखाएं 2 तो सरल रेखाएं कितनी? सरल रेखाएं 11। कितने? सुनिएगा क्यों? बेटा आप मुझे बताओ, A से लेकर E तक का तो ऑपरेशन कर ही चुके थे आप। अब जब E से गिनोगे ना तो E से केवल एक ही बनेगी। कौन बनेगी? F। अच्छा आप बताओ, क्या D से लेकर F तक कोई लाइन है क्या? कोई लाइन ही नहीं है। क्या A से F तक कोई लाइन है? नहीं। ये तो बीच में टेढ़ी हो गई, तो कुल मिला के ये एक ही तो है। कितनी हो गई सर? 11। और अगर ये मान लो दोस्त G तक दिया होता तो एक ये, 2 ये, 1 और 2 3, तो कितनी होती? मतलब अब आप राजा बेटा हो चुके हो, ऐसा आपको लगता है। हर को लगता है ना? नहीं लगता। तुम लोग हमेशा डरे डरे से रहते हो, पता नहीं राजा बेटा कहलवा के क्या कहलवाते, क्या पूछते हैं ना, पहले कह दे राजा बेटा और बाद में कुछ सवाल दे दे। तुम लोग डरा करते हो ना हमसे। ऐसा नहीं है बेटा, हम बहुत सीधे इंसान हैं। क्या, चलिए बेटा फटाफट देखो, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, सॉरी, जब आप अंधी मारते हो तो चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन, आप कैसे अंधी मारते हो मैं आपको बताता हूँ। जब ऑफलाइन पेपर आता है तो आपकी जो OMR शीट होती है, तो OMR शीट होती है, उसमें आप नोटिस करना, एक पट्टी पूरी होती है जो पिंक कलर की, गुलाबी रंग से होती है, अगली होती है सफेद रंग से, अगली गुलाबी रंग से, अगली सफेद रंग से। जो ये गुलाबी रंग है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को एक टुकड़े में करते हैं, फिर थोड़ा सा गैप करते हैं, फिर अगले 5 क्वेश्चन होते हैं, फिर थोड़ा गैप करते हैं। कभी ध्यान दिया कि नहीं? नहीं दिया? ऐसा ही होता है। ये इसके पीछे लॉजिक होता है जो बनाई जाती है। चाहे तो सीधे सादे कागज में बना सकते थे, वो इसलिए होता है, इसके पीछे लॉजिक होता है जिससे कि आप ऑप्शंस में कभी गलती ना करो। क्योंकि होता क्या है कि सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपने निकाला C, लेकिन OMR शीट में गलती से भर दिया कुछ और, हुआ है कि नहीं? तो आपके मन में आता है तुरंत, आप सामने वाले मास्टर साहब से पूछते हो, मास्टर साहब व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं क्या?
पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तो वो इसीलिए जानबूझकर ओएमआर शीट को ऐसा बनाते हैं कि जिससे ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर देते हैं, इसीलिए कलर बदलते हैं, एक पिंक एक व्हाइट, एक पिंक एक व्हाइट। ठीक है, आपको लगता है कि ब्रह्माजी के लिए कर रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अब आते हैं आपकी अंधी मारने के तरीके पे। आप अंधी कैसे मारते हो कि जैसे शुरुआत के 5 क्वेश्चनों में लगा दिया ए ए ए ए ए, अगले 5 में बी 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 बी, अगले में सी 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 सी, ऐसे ही करते हो, अगले 5 में डी डी डी। कुछ लोग अंधी ऐसे मारते हैं, कुछ का तरीका अलग है। जो देखो, जो लोग इस तरह से अंधी मारते हैं तो वो तो समझ गए, गुरुजी ने पकड़ लिया, जान गए। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं, हम ऐसा करते नहीं, हम दूसरे तरीके से अंधी मारते हैं। तो वो कैसे मारते हैं हम बताते हैं। उन्होंने क्या किया, ये शुरुआत के 5 क्वेश्चन थे, पहले का ए, अगले का बी, अगले का सी, अगले का डी, फिर अगले वाले में ए बी सी डी। क्या इस प्रजाति के भी लोग हैं कि नहीं है? सबके, हमको पता है, क्योंकि हम भी तो तुम्ही में से हैं, तो हमको पता है ना क्या क्या करते हो। ठीक, तो अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 5-5 का सेट बनाया, कुछ लोग 10-10 का बनाते हैं। शुरुआत के 10 क्वेश्चनों में ए, अगले 10 में बी। ठीक है, जब आप ये करते हो तो आपके मन में एक बात चल रही होती है कि सर जी, जैसे हमने ये 5 क्वेश्चनों में ए लगाया, तो अगर मेरा कोई एक सही हो जाए, बाकी 4 गलत हो जाए, तो हिसाब किताब बराबरी पे हो जाएगा, तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। यही तो रहती सोच। ठीक है, आप अंधी मार के आते हो तो मन में एक बात रहती है कि पता नहीं सही होंगे भी कि नहीं होंगे, यही डाउट रहता है। चलिए, जो अभी तक करते थे अब से मत करना बेटे, ठीक है, अब से मत करना, क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं इसके बाद शायद तुमको आगे दोबारा अंधी मारने की आवश्यकता ही ना पड़े। हो सकता है कि सिलेक्शन ही हो जाए, सीरियसली बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेटा ये खुराफात करके, वो एवरेज स्टूडेंट थे, उनको बहुत ज्यादा आता नहीं था, लेकिन नॉर्मली आता था उनको, लेकिन सिलेक्शन हो गया। लिटरली बताऊं, ऐसा होता है जो हम बताने जा रहे हैं। सुनिएगा तरीका, बेटा आपका यूपीएसआई होगा पेपर, अभी एसएससी जीडी होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल होगा, या एसएससी के हर एक तरह के एग्जाम होते हैं, एमपीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ वगैरह वगैरह। तो हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं एसएससी को लेकर। अब आप इस कहानी को इस्तेमाल सब में कर लेना, लेखपाल में कर लेना, सब में कर लेना, ठीक है। तरीका मैं आपको एसएससी को लेकर बताता हूँ। एसएससी में भी जीडी को ले लेते हैं। तो बेटा हम ये मान के चलते हैं कि एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं और 60 मिनट में करने होते हैं। बोलो सही बोले? और हम सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, और बेटा इंग्लिश में हम काम करें, हिंदी को लिए ले रहे हैं फिलहाल हिंदी को लिए ले रहे हैं। जब तो एसएससी का एमटीएस, सीजीएल वगैरह देना तो उसकी जगह इंग्लिश रख लेना। हाँ, 90 मिनट नहीं, एसएससी का पेपर जो है, सीएचएसएल, ये सब वगैरह, तो जीडी कैलकुलेट करवा रहे हो उससे, शर्म नहीं आ रही है? अब तुमको इतनी कीमती चीज बता रहा हूं, जीडी में करवा दे रहे हो। चलो क्या, अच्छा तुम इसके आधार पर जीडी सोच रहे हो, है ना? क्या कोई नहीं, सुनो बेटा, हम चलो तुमको 60 मिनट वाला खेल बता रहे हैं, तो अगर 90 मिनट हो गया तो ज्यादा फायदेमंद हुआ, तब तो चांसेस और बढ़ गए। तो हम एक काम करते हैं, कम से कम समय में आपको बताते हैं कैसे ज्यादा नंबर ग्रैब किए जाते हैं। आइए तरीका देखते हैं। तो हमारा जो वहां हिंदी लिखा है, किसी किसी पेपर में इंग्लिश आती होगी, तो हिंदी की जगह लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश कर लेना, पर तरीका तुक्का मारने का जुगाड़ यही रहेगा जो बताने जाना है, सब में, चाहे कोई पेपर हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो चाहे कोई और पेपर हो, सब में, ठीक। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 मैथ्स सभी के 25 आते हैं, ऐसे ही तो है, ठीक। देखना आपके सामने भी जादू होने वाला थोड़ी देर में, बिल्कुल अलर्ट रहना है, जागते रहना। सबके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब सर पेपर देने गए तो पेपर में जो चीजें आप याद करके गए पहले उनको किया जाता है। अक्सर लोग पूछा करते हैं हमसे, सर पहले मैथ्स किया करें कि पहले रीजनिंग किया करें, पहले क्या किया करें? सर सबसे पहले किया जाता है जीएस और हिंदी या इंग्लिश जो आप याद करके जाते। आप देखो जीएस याद करके जाते हो, मानते हो कि नहीं मानते? इसके अलावा जो हिंदी है ना, उसमें भी पर्यायवाची, विलोम, रचनाएं याद करके जाते हो। इंग्लिश में भी तो बेटा याद ही करके जाते हो, याद होगा आपको, वोकैबुलरी वगैरह तमाम सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी तमाम सारी चीजें याद करके आते हो ना। तो बेटा इंग्लिश, जीएस और हिंदी आप याद करके जाते हो, मैथ्स रीजनिंग थोड़ी ना याद करके जाते हो। तो जो चीजें आप याद करके गए हो सबसे पहले पेपर में वही की जाती है, हमेशा सबसे पहले पेपर वही करना चाहिए, जिससे कि हमारे दिमाग में प्रेशर है, क्योंकि ये चीजें हम याद करके आए, तो वो चीजें जो हमने रटी हुई हैं उनको पहले निकाल के हटा दे, बोझा खत्म करें, दिमाग को बिल्कुल फ्री करें पहले हम।
तो सबसे पहले पेपर देने गए, मैंने घड़ी देखकर 10 मिनट का समय दिया जीएस को केवल, और 10 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन पढ़े। बेटा 10 मिनट में 25 क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लेंगे, पढ़ने ही तो है, करने तो नहीं ना, पढ़ने ही है केवल। ठीक है, अब सुनिएगा, आप जब ये काम करना शुरू कर रहे हो तो पेपर में आपको जब पेपर देने जाते हो तो आपको एक A4 साइज का रफ कागज भी मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं, कच्चा कार्य करने हेतु मिलता है। वो जो रफ कागज आपको मिलेगा, सबसे पहला काम करना कि उस रफ शीट को ले लेना और उसमें बेटा आप चारों ऑप्शंस के नाम डाल देना, ABCD चारों ऑप्शंस के नाम डाल देना, समझ रहे, नाम लिख देना। ठीक, ये काम कर लेना पहले से। उसके बाद आप 10 मिनट का समय अब देना शुरू करना। ठीक है, अब आप जब 10 मिनट का समय दोगे, पूरे 25 क्वेश्चन एक एक करके पढ़ोगे, तो अब जीएस में जब क्वेश्चन पढ़ना तो केवल जो क्वेश्चन आपको 100% सही पता है, बिल्कुल जरा सा भी डाउट नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता है कि इसका आंसर यही है, भारत के पहले राष्ट्रपति पता है कि कंफर्म हो, गलत हो ही नहीं सकते, भारत के पहले प्रधानमंत्री पता है, गलत हो ही नहीं सकता, भारत में अब इस समय सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पता है, गलत हो ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा बोल दिया गया तमाम सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रेजेंट टाइम में जो करंट सिचुएशन है वो आपको याद होती है, उनसे जुड़ी होती है। तो आप 25 में से जीएस में जो क्वेश्चन आए हैं, मेरा मानना है कि आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होंगे जो आपको 100% सही पता होंगे। क्या 7-8 ज्यादा कर दिए काम? 7-8 तो ठीक है, इतना काम चलाऊं क्यों? भगवान से डरो तो चक्कर में हो कि गुरुजी जीएस में 25 में 1 करो केवल है, 7-8 तो सही हो जाएंगे, नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये 7-8 वो हैं जो इनमें हम 100% श्योर है, जो गलत नहीं हो सकते, ये कंफर्म माने, ऐसे ही तो है। और हाँ, जीएस में वो मत करना कि जैसे तुम जीएस में क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्या करते हो, चारों ऑप्शन देखते हो और ऑप्शन देखकर तुम क्या करते हो, ये सुना सा लग रहा है, उस आधार पे लगाते हो, वो वाला नहीं करना। केवल वो करना जिस पर तुमको 100% श्योर पता है कि यही आंसर ही है, कंफर्म। ठीक, तो आपने 25 में से 7 या 8 क्वेश्चन ही केवल कर पाए। 10 मिनट का समय आपने दिया, लेकिन दिया क्यों? क्योंकि पढ़ने तुमको पूरे पढ़े। ठीक, अब आ जाओ उसके बाद में हिंदी में। हिंदी में आप अधिकतम 10 मिनट में 25 क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ोगे, समझ रहे हो। हिंदी में तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पर्यायवाची, क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, अपने आप तुरंत याद आ जाता है। घड़ी देखकर 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड लगता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, जब आप ये काम कर रहे हो तो सुनो, साथ ही साथ एक चीज और करना है। जब आपने ये 7-8 क्वेश्चन किए जीएस के, तो आपको करना ये है कि जैसे पहला क्वेश्चन आपको जो आया जीएस में सही वाला, तो आप देखो उसका आपने आंसर उसमें क्या टिक किया है, तो जो आपने उसमें टिक किया है वो उसी ऑप्शन में इसमें एक बिंदी रख लो। जैसे पहले का सी आया, सी पर बिंदी रख लो। अब आपको जो तो अगला क्वेश्चन उसमें आया जीएस में, उसका जो भी आंसर था आप उसके ऑप्शन पे इसमें बिंदी रख लो, उसमें भी टिक करो, यहाँ बिंदी रख लो। जैसे अगले का आंसर ए था, ए पर बिंदी रखो। आगे क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डालना, ना सब्जेक्ट का नाम डालना, केवल बिंदी रखते चलो। अगले का आंसर तुमको पता है कि गुरुजी डी आया, बिंदी रख लो। अगले क्वेश्चन का आंसर सी आया था, सी पर एक डॉट बढ़ा लो। अगले का बी आया था, बी पर डॉट लिख लो। अगले का उसमें जो आपने 7-8 क्वेश्चन लगाए थे उनमें बेटा ये ऑप्शन आए थे, तो जो ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से आए थे उनको तुमने बिंदी रख ली। क्या हमारी बात समझ पा रहे हो? ये डॉट रखने वाला बात समझ पा रहे हो बेटा? और ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने जहां माउस रखा होता, माउस के बगल में एक कागज रखना, माउस के राइट साइड में, और इस कागज के ऊपर एक पेन ऐसे ही खोल के रख देना। माउस पे क्लिक किया, बगल में पेन ऐसे उठा के बिंदी रख के फिर छोड़ दिया। ये काम करने में ये सब सेट किया जाता है पहले से, सब कुछ सेट किया जाता है पहले से। सेटिंग बहुत जरूरी है। तुम लोग बच शैतान हो, तुमको अगर कोई सीधा कहे तो वो इंसान मूर्ख है। पेपर में पेन की, माउस की, कागज की सेटिंग बहुत जरूरी है। वही तुम लोग भी समझ रहे थे ना? सो तो हमें पता है, दुष्ट हो तुम लोग। क्या कोई बात नहीं बेटा। तो ठीक है, आपने ये डॉट रखे, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो थे वो आपने बिंदी लगा ली। उसके बाद में जब हम अगले 10 मिनट में हिंदी में आए, तो हिंदी में हमको जो क्वेश्चन जो आ रहे थे, हम उनके लिए भी जो क्वेश्चन का आंसर वहां लगा रहे थे, उसी में बिंदी यहाँ पे भी रखते जाते थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? और सब जीएस, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सबकी बिंदी एक साथ मिली रहेगी। ठीक है, ऐसे डॉट लगाते जाओ, बस जो क्वेश्चन करते जाओ। मेरा मानना यह है कि 10 मिनट जब तुम हिंदी को दोगे, मेरा मानना यह है कि 10 मिनट में हिंदी के तुम बड़े आराम से 20 से 21 क्वेश्चन कर लो। क्यों? हिंदी में तो 20-21 हो जाते हैं, सही ना?
20-21 हो जाएंगे। अच्छा इंग्लिश अगर होगी तो हम मान लेते हैं कि इंग्लिश अगर होगी तो मैं ये मान लेता हूँ कि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन लगभग 5-6। अरे हम ये जो कहानी सुना रहे हैं आपको, ये कहानी हम उस स्टूडेंट को लेकर सुना रहे हैं जो अपने आप को सबसे कमजोर मानता है, जो ये मानता है कि गुरुजी हम जीवन में कभी पास नहीं हो सकते, हमें कुछ भी नहीं आता, उसको लेकर सुना रहे हैं। तो अगर बेटा उस स्टूडेंट के लेवल से चले और अगर वो पास हो रहा है तो फिर आप अगर अपने आप को उससे ऊपर मानते तो आप तो पास हो ही जाएंगे ना। तो आप इंग्लिश में मान के चलने के अगर तुम्हें केवल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो भी बात पास हो जाओगे आराम से। हम जो तरीका बता रहे हैं तो आपको उस लेवल से लेके चलना है। तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में बेटा 21 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब इनमें से किसी में भी आ जाओ। अच्छा हाँ एक बात और, ये जो 21 क्वेश्चन किए इनकी भी तुमने बिंदी लगा दी होगी, जिसका जो आया। क्या बात समझ पा रहे हो? जिसका जो ऑप्शन को बिंदी लगाते चलो। अब आ जाओ इन पे, इनमें से किसी को भी तुम पहले ले लो, जिसको तुम्हारी इच्छा हो, किसी को भी ले सकते हो। चलो मैथ्स को ही ले लेते हैं। मैथ्स को लेते हैं तो मैथ्स में 20 मिनट का समय हमने दिया, ध्यान रखना 20 से ज्यादा नहीं देना है, 20 मिनट का समय दिया। और 20 मिनट में हम ये मानते हैं कि पूरे 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे तो हम जो कर पाएंगे वो केवल मान लेते हैं कि 17 से 18, 25 में से। क्यों 25 में से 17-18 हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? शायद नहीं हो पाएंगे, 17-18 नहीं हो पाएंगे। गणित है, अंग्रेजी नहीं है, 17-18 हो जाएंगे बेटा। अच्छा कितने हो सकते हैं? 17-18 नहीं तो 15। चलिए एवरेज ले लो, तो एक काम करते हैं ना, 17 ने 18 16 ले लें। 16 तो मेरे ख्याल से कर लोगे, लगभग 16 के आसपास, 15-16 कितने भी। वैसे आपको बताएं, हकीकत बताएं, अगर आप मैथ सच में तैयारी अच्छी कर रहे हो तो 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। तो क्या ठीक, चलिए तो बेटा ये हो गया इसकी बात। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पर। रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग को हम एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, रीजनिंग को हम देते हैं 15 मिनट, 15 मिनट देते हैं। और 15 मिनट में हम ये मान कर चलते हैं कि रीजनिंग, चूंकि हम दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से ये मान लेते हैं कि 25 में से, अब हाँ एक बताओ, एसएससी में रीजनिंग सरल आती है, एसएससी में रीजनिंग कोई भी कर लेता, 20-21 कर लेता आराम से। हम एक काम कर रहे हैं, रीजनिंग जब लेकर आए हैं तो हम रीजनिंग मान रहे हैं कि एसएससी की नहीं है, यूपीएसआई की। हम यूपीएसआई ले लेते हैं यहाँ पर, तो यूपीएसआई की थोड़ी टफ होती है, ठीक है, हम वो लेके चलते हैं। तो यूपीएसआई की अगर रीजनिंग है तो हम ये मान लेंगे कि इसमें हम अधिकतम कर पाएंगे तो 18 से 19 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे अधिकतम। हम यूपीएसआई लेके चल रहे हैं, टफ लेके चल रहे हैं थोड़ी सी, और अगर सरल हुई तो नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक। तो 18 से 19 क्वेश्चन। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट किए, मतलब। और हाँ, ये जो भी हमने अटेम्प्ट किए वो थे जो बिल्कुल सही थे, इनमें एक भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ये हमको पता है, क्योंकि हमने किया ही वही है जो बिल्कुल 100% इसमें श्योर थे। और ये बिंदी लगाने वाला खेल चल रहा था इधर, ठीक है, ये चल रहा था इधर, ये अपने हिसाब से लगाते रहना, ठीक। तो अब जब अपने कर लिए तो टोटल करते हैं कितना, 16 और 18 कितना होता है बेटा, 34 और 7 41 और 21 कितना होता है बेटा, 62। चलिए लगभग 62-63 मान लेते हैं, 62 ही मान लेते हैं। तो 62 क्वेश्चन हम कर पाए। और बेटा 62 क्वेश्चन अगर तुम करके आए हो तो चाहे तुम एसएससी जीडी का इतिहास उठा के देख लो पिछले 1-2 साल का, चाहे तुम एसएससी का नॉर्मल इतिहास देख लो, बेटा इतने में होना नहीं है, होना है, फेल तो हो ही गए, फेल हो गए। अब इसके बाद ही स्टूडेंट गलती करना शुरू करता है। क्या गलती करता है? 62 क्वेश्चन उसने किए, अब वो ये सोचता है कि अगर एक क्वेश्चन भी आंधी मारेंगे तो सर हमारे नंबर माइनस होते चले जाएंगे, नेगेटिव हो गए तो। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव हो गए इस डर से तुमने क्या किया, 62 के आगे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब एक भी क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो बेटा 62 में सिलेक्शन तो होना नहीं है, ये तो तुम्हें वहीं पता चल गया था जिस समय तुमने पेपर दिया था, तभी पता चल गया था। तो फेल तो हो ही रहे थे, तो 62 में क्या तुमको गोल्ड मेडल मिल जाएगा? फेल तो हो ही रहा ना। जब फेल हो ही रहे हो तो कम से कम ढंग से फेल हो, सम्मान के साथ फेल हो। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम 62 क्वेश्चन करके घर पे आओगे ना, तब तुम क्या सोचोगे पता है? तुम रिजल्ट भी देखने नहीं चाहोगे। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तुमको मालूम है कि मेरा होना ही नहीं है, तुम रिजल्ट भी चेक नहीं करोगे। तो कम से कम कुछ ऐसा करके आओ जिससे रिजल्ट देखने की एक वजह बन जाए। जब हम 62 के आगे के क्वेश्चन के अटेम्प्ट करके आ जाएंगे तो हमको ये लगेगा कि किस्मत अगर मेरी अच्छी हुई तो बचे हुए क्वेश्चनों में अगर मेरे कुछ सही हो गए तो शायद वो पास हो जाए।
तो शायद की गुंजाइश भी तो रखो। जब तुम 62 के आगे करोगे ही नहीं तो शायद की गुंजाइश भी कहां बची? क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो बेटा एक गुंजाइश जरूर रखिए आप पेपर में, एक चांस जरूर लेके आना है। तो अब आपने करना क्या है कि 62 क्वेश्चन आपने सही किए, बिल्कुल सही वाले, और समय कितना गुजार चुके हो? 55 मिनट गुजार चुके हो। कितने मिनट? 55 मिनट। बेटा अगर अभी देखें तो 5 मिनट का समय बचा है, तो 5 मिनट का समय बेटा बचा है, तो अब इस 5 मिनट में सारा खेल होता है। यही 5 मिनट है जो आपको क्वालिफाई करवाते हैं हमेशा। हमेशा दुनिया के हर पेपर में कोई भी स्टूडेंट जो कि अच्छा स्कोर ग्रेस करता है वो हमेशा इन्हीं आखिरी के 5 मिनट में करता है। चाहे तुम दृष्टि कोचिंग, दृष्टि आईएएस कोचिंग, डॉक्टर विकास कीर्ति सर की बात सुनो, चाहे तुम अवध ओझा सर की बात सुनो, और चाहे तुम मदर्स हब कोचिंग की बात सुनो, या तुम हमारी बात सुनो, सभी की बात सुनो, सबका एक ही कहना है कि सर यही आखिरी के 5 मिनट है जो आपको क्वालिफाई करवाते हैं और साथ ही साथ अच्छा स्कोर दिलवाते हैं। कैसे? सुन, होता ये है कि जब तुमने 62 क्वेश्चन कर लिए तो तुमने एक बात नोटिस की कि गुरुजी जो हमने बिंदी रखी थी इनमें कोई एक लाइन ज्यादा बड़ी बनी थी, कोई एक लाइन पक्का बड़ी बनी होगी 100%। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारों लाइनें बराबर हो, कभी हो ही नहीं सकता। कोई एक लाइन निश्चित रूप से थोड़ी बड़ी हुई होगी पक्का। जिस ऑप्शन की लाइन बड़ी हुई है ये तुमको पता चल गया। मान लेते हैं डी ऑप्शन की लाइन ज्यादा बड़ी हुई, तो बेटा प्रायिकता यही कहती है, प्रोबेबिलिटी भी यही कहती है, और आप लोगों का गणित में एक चैप्टर है मिश्रण, एलिगेशन, वो भी यही कहता है। क्या कहता है कि अगर मैंने 200 ml पानी मिलाया और 50 ml दूध मिलाया या अल्कोहल मिलाया, तो बेटा अगर इनको मिक्स करके चम्मच निकाला मिश्रण, तो बताइए उसमें जो ज्यादा मिलाया था वो ज्यादा ही होगा और जो कम मिलाया था वो कम ही होगा। तो बेटा अगर ऑप्शन डी ज्यादा आया है, ज्यादा सही हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी ज्यादा मिलाया गया होगा। शुरुआत में ज्यादा मिलाया गया हो तभी तो ज्यादा निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा मिलाया होगा। ज्यादा केवल इन 62 में नहीं, पूरे 100 क्वेश्चनों में मिलाया गया होगा, पूरे 100 क्वेश्चनों में ज्यादा कम मिलाया गया होगा डी। बस यही सबको पकड़ में आ गया। और हम आपको बता दें जो ज्यादा होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जो ऑप्शन ज्यादा मिलाया जाता है वो लगभग 30 से 40% तक मिलाया जाता है। 30 से 40% या 35% तक मिलाया जाता है, ऑप्शन डी मिलाया गया जैसे मान लो, और बाकी के बचे 60-65% में ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होंगे ए, बी, सी सही होंगे। तो हम जो आपको खेल खेलना है वो इन्हीं 5 मिनट में खेलना है। 62 क्वेश्चन कर चुके थे, आपके बचे कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन। तो ये जो 38 क्वेश्चन बचे, इन 5 मिनट में इन पूरे के पूरे 38 क्वेश्चन में आप डी लगा के चले आना मेरी जिम्मेदारी के साथ। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो हमसे बड़े वाले निकले, हम लोग तो 5-5 ऑप्शन का खेल खेलते थे कि 5 में ए, अगले 5 में बी, अगले 5 में सी। आप तो हमसे बड़े वाले निकले कि गुरुजी पूरे 38 में लगवा दे रहे हो डी। ये तो ज्यादा बुरी बात हो गई सर। अब देखते हैं कि सर इससे फायदा क्या होने वाला है। अगर पूरे 38 क्वेश्चन में तुमसे हमने डी लगवा दिया, पूरे 38 में, तो जाहिर सी बात है 30 से 40% में डी तुम्हारा सही होगा। सही बात है। तो 30 से 40% क्वेश्चनों में डी तुम्हारा सही निकलेगा और लगभग 60 से 65% क्वेश्चनों में तुम्हारा डी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनमें आंसर पता है क्या आ रहा होगा? उनमें आ रहा होगा ए, बी, सी आ रहा होगा। तो 38 में से अगर हम लगभग मान लेते हैं 30%, 38 के मोटे 40 मान, 40 का 30%, लगभग तुम्हारे 12 क्वेश्चन यहाँ सही होने जा रहे हैं। 12 क्वेश्चनों में तुम्हारा डी सही बैठेगा। 38 में से अगर 12 में तुम्हारा डी सही आएगा तो बेटा कितने में डी गलत हो जाएगा? 38 में 12 घटाओ 26, 38 में 12 घटाओ 28 की 26, तो 26 क्वेश्चनों में क्या तुम्हारा डी गलत हो जाएगा कि नहीं? अगर बेटा अगर तुम्हारा 26 क्वेश्चन गलत हो गए तो 12 तुम्हारे सही हुए। अब 26 गलत होने पे नुकसान भी तो होगा। हम बात कर रहे हैं उन पेपर्स की जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है अमूमन, ऐसा है कि नहीं बेटा? तो अगर 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 कटता है तो 26 गलत होने पर लगभग कितना, मतलब 6.5, लगभग 6.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। और अगर बेटा लगभग 6.5 नंबर का नुकसान होगा तो यहाँ मिले कितने थे? 12। तो 12 में से अगर 6.5 घटा भी दो तो लगभग 5.5 या 6 नंबर के आसपास बढ़ जाएंगे। तो अगर 5.5 या 6 नंबर के आसपास बढ़ जाएंगे तो तुम आ गए कितने पे तुम्हें पता है बेटा? 67.5, या कह सकते हो लगभग 68। और लगभग 68 तो तुमको बताया जब आप 70 के करीब होते हो ना तो आप क्वालिफाई होने लगते हो। 70 के करीब, 70 क्वालिफाइंग स्कोर माना जाता है स्टैंडर्ड स्कोर 100 में से। हमेशा
अगर 70 के इर्द गिर्द हो तो क्वालिफाई। और आपको अगर बात याद दिला दें, ये जो हमने 68 लगभग आपको पहुंचाया है, ये 68 तब पहुंचाया है जब आपने क्वेश्चन अपने कम से कम जोड़े हैं। याद है कि नहीं? आप बताइए, जीएस में केवल 7 ही क्वेश्चन सही होंगे क्या? सर हमने 7 ही तो जोड़ा था, याद होगा। हमने 8 भी नहीं जोड़ा, 7 जोड़ा है। तो आप बताइए, जीएस में शायद 9 या 10 भी तो सही हो सकते हैं। हिंदी में जरूरी है कि 21 ही सही हो सकता है। हिंदी में कितने हो? 22 या 23 भी हो सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर रीजनिंग की, जरूरी कि 18 से 19 ही सही हो सकता है 20, ये मतलब कम से कम है। और मैथ्स में बात करें तो 16 ही सही होंगे क्या बेटा? ये 17 या 18 या 22 भी या 21 भी सही हो सकते हैं। तो आप देखिएगा आपका स्टैंडर्ड स्कोर जो है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आप अगर नोटिस करो तो इसमें हमने आपके मैथ्स की प्रोबेबिलिटी का भी यूज किया है। प्रायिकता यही कहती है, प्रायिकता यही कहती है कि एक झोले में, एक थैले में 10 हरी गेंदें डाली गई, 2 नीली गेंदें डाली गई। अगर इसमें से अचानक याद रखिए एक गेंद निकाली जाए, एक गेंद, तो बताइए उसके क्या होने की प्रायिकता, संभावना सबसे ज्यादा होगी? हरी। जो ज्यादा मिलाया गया वही तो ज्यादा होगा। तो बेटा प्रायिकता भी यही कहती है। जो भी आपने यहाँ पर किया है, कोई ये जादू टोना नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र है सर, ये एक्चुअल में टेक्निकल बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप जो पेपर देना उसमें अंधी तो जरूर मारना, ठीक है? और नॉर्मलाइजेशन एक दिन आपको इस प्रकार से आपके अलग अलग बैच में बता देंगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। हम लोगों ने सबने नॉर्मलाइजेशन सुना है पर पता नहीं होता क्या एक्चुअल में। मैं बताऊंगा, वो क्लियर करूंगा नॉर्मलाइजेशन का सही मतलब क्या होता है और आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा कब मिलता है, नुकसान कब होता है, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए कल अपने अपने बैच में मिलते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।